नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का दंगल। और आज हम आ पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली में बात करने के लिए, क्योंकि बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह विधुड़ी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। लगभग 50 दिन हो गए हैं, 2 महीने होने को हैं। सबसे पहले सूची जो थी उसमें आपका नाम था। कैसा कैंपेन है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अब तक? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मुझे नहीं लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जगह जगह लोग हमें अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में बुलाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और सभी के जबान पर एक ही बात है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। दूसरी बात, लोग कुछ सुनना चाहते ही नहीं है। जब दक्षिण दिल्ली की हम बात करते हैं तो बड़ी मिश्रित आबादी है, पॉश एरिया भी है, गांव भी दिखते हैं, जेजे क्लस्टर जैसा क्षेत्र भी है और बदरपुर से पालम तक और लंबा चौड़ा क्षेत्र है। आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का कनेक्ट कर पा रहे हैं पब्लिक से? देखिए, अभी हमने साउथ दिल्ली का लगभग 90% एरिया कवर कर लिया है। मुझे गांव में भी जाने का अवसर मिला है। लगभग सभी गांव हमने कवर कर लिए हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज में भी मैं गया हूँ, झुग्गी झोपड़ी में भी गया हूँ, पुनर्वास बस्तियों में भी गया हूँ, डीडीए फ्लैट्स में भी गया हूँ, पोस्ट कॉलोनी में भी गया हूँ। सब तरफ लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, कहीं भी कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, लोगों के लिए कोई कॉम्पिटिशन सेंटर्स नहीं बनाए गए, कोई खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए, कोई पार्क विकसित नहीं किए गए, कोई स्टेडियम नहीं बनाए गए, अनेक तरह के वायदे किए गए। सीवर लाइन डालने का वायदा किया गया, कहीं सीवर लाइन डली नहीं, कहीं यदि 2-4 जगह कहीं डाली गई है तो वो चालू नहीं हुई है। पुरानी सीवर लाइन जो डली हुई थी वो चौक पड़ी है। तो लोगों के मन में सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है और लोग, एक तो अरविंद केजरीवाल की सरकार से लोगों को बहुत शिकायतें हैं और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों को जो अनेक तोहफे दिए हैं, विकास के तोहफे, दिल्ली के चारों तरफ पेरीफिल रोड बनाई है, 43,000 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च हुआ है। दिल्ली में जो हज़ारों डीजल के ट्रक्स आते थे उनकी एंट्री बैन हो गई, दिल्ली को प्रदूषित करते थे। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है, जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपये से ऊपर खर्चा हो रहा है। उसमें जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, सफारी है, चिड़ियाघर है, उसमें बोटिंग लेक है और पूरी 885 एकड़ ज़मीन के ऊपर घास लगाई गई है। 1 लाख से ज़्यादा दरख्त पेड़ लगाए गए हैं। एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो बदल गया है, प्रदूषण का स्तर नीचे आया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट पे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लोग उसको लेकर बहुत खुश हैं। अब मेरे एरिया में ही आपको मालूम, मथुरा रोड पर ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है। अब मेरे क्षेत्र में कालिंदी कुंज डीएनडी से लेकर और बदरपुर मीठापुर चौक से होते हुए एक 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो गया है। 4-5 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी उसका अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे और ये हाईवे बड़ौदा मुंबई हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। यदि आज बदरपुर के लोग सोना जाना चाहते हैं तो 2.5 घंटा लगता है। जब ये हाईवे शुरू हो जाएगा तो लोग मीठापुर चौक से ही हाईवे के ऊपर चढ़ेंगे और 28 मिनट में सोना पहुंच जाएंगे। तो मथुरा रोड पर जो आज ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है, तो ये समस्या का पूरी तरह से समाधान मोदी जी ने कर दिया है। तो क्षेत्रवासी और मैं सब मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था।
द्वारका में और प्रगति मैदान में मोदी जी ने 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर दिया जहाँ 25-25 हज़ार लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अभी जो G20 हुई थी सफल आयोजन, वो भी प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में वो आयोजन हुआ। इसी तरह से उन्होंने प्रगति मैदान के साथ जो ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या होती थी, एक 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। मोदी जी ने इंडिया गेट के समीप हमारे देश के वो फौजी जवान, वो फौजी अधिकारी जो देश की सीमाओं की रक्षा करते करते जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में आप जाके देखो ना कितना समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल जो बनाया है, हम वहाँ उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। जिनको बड़े बड़े तगमे मिले उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई हुई है। और इंडिया गेट के समीप ही जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन सब का असर चुनाव में दिखेगा? क्यों नहीं है। इंडिया गेट पर आज मेला लगा रहता है। मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को 1000 करोड़ रुपया खर्च करके जयसिंह रोड पर नया पुलिस हेडक्वार्टर दिया है, पुलिस वार मेमोरियल बनाया है, देश को नई पार्लियामेंट दी है। मोदी जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 90% काम पूरा हो गया। उसमें 26 फ्लाईओवर है, 18 अंडरपास है। दिल्ली की पूरी तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मोदी जी ने ये दिल्ली के लोगों को दिया है कि आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम जयपुर, देहरादून और चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। द्वारका से हम 10 घंटे में मुंबई पहुंचने लगे हैं। तो ये मोदी जी ने जो इस तरह के जो ऐतिहासिक काम किए हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक जो टनल बनाने की जो योजना है, जिस हम लोग गुरुग्राम में 1-1.25 घंटे में पहुंचते हैं, अभी वो टनल जब शुरू हो जाएगी तो 8 मिनट के अंदर गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किए हैं। आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखेंगी। आप जाओ द्वारका में 137 एकड़ ज़मीन पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारत वंदना पार्क का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया। अब जाके देखिए कितना सुंदर पार्क विकसित हो रहा है। तो मोदी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमें अच्छी टनल्स मिली हैं, अनेक फ्लाईओवर्स भी हमको मिले हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है और सुंदर पार्क भी हमको मिले हैं। ये सारी जो मैंने आपको मोदी सरकार की जो आपकी उपलब्धियां बताई हैं, तो ये सब लोगों को मालूम है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ऐसा दिल्ली को क्या कुछ दिया, कोई एक काम बता दें जिसको आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी। वो कहते हैं हमने फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन कर दी, फ्री बिजली दे दी, महिलाएं बस में फ्री घूम रही हैं और 1000 रुपये महिलाओं को मिलने वाले। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी है, लेकिन वो ये कहते हैं 24 घंटे हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। आपको मालूम है आज दिल्ली के लोगों को 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है, और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है, जो देश में सबसे महंगी है। जहाँ तक महिलाओं को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की बात है, हमारे पास बसें ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा कहाँ महिलाओं को मिल रहा है। तीसरी बात आपने कही है 1000 रुपये कह रहे हम दे। अरे 1000 रुपये अरविंद केजरीवाल से पूछो ना। 2018 से ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में बंद कर रखी है। 7.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अरविंद केजरीवाल बताया 6 साल से ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं बनाकर दी गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, उन्हीं की सरकार में ऐसा हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने पिछले 6 सालों से ओल्ड एज पेंशन बनाई नहीं है, अब क्या बनाएगा वो। अब तो मुश्किल से उसके 7-8 महीने रह गए हैं। तो केवल झूठ बोलना कि हम 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देंगे, किसने रोका था। 4 साल से उनकी सरकार चल रही है, 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, किसने रोका उनको। तो इसलिए ये खाली वोट लेने का एक हथकंडा है। मोदी जी की सरकार ने घोषणा की है कि आज 200 यूनिट बिजली मिल रही है। मोदी जी की योजना है कि 300 यूनिट लोगों को मुफ्त में उपलब्ध हो। ये मोदी जी का आने वाले समय के लिए उनकी एक प्लानिंग है। और कई बार ये लोग कहते हैं कि जो हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं या महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है, अगर केजरीवाल जाएंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पर स्टेटमेंट दिया है कि झूठा प्रचार है और कोई सवाल ही नहीं उठता है।
जो सुविधाएं मिल रही हैं वो जारी रहेंगी, उसमें और क्या इजाफा किया जा सकता है। अब मोदी जी की सरकार दिल्ली के 73 लाख राशन कार्ड धारियों को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा दिए। कोरोना काल में 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल दिया था। अब मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर दिए और 300 रुपये सब्सिडी जारी है उनके खाते में, हर महीने जा रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले, लोगों को जो दवाई मार्केट में 100 रुपये में मिलती है वो 20 रुपये में मिल रही है। मोदी जी की सरकार ने खोखा पट्टी के लोगों को, जिनकी संख्या दिल्ली में 5 लाख है, लाखों खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये उपलब्ध कराए, जिससे कि वो सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अब मोदी जी की सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। जिस व्यक्ति के पास हाथ का हुनर है, धोबी है, मोची है, लुहार है, खाती है, बढ़ई है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, ऐसी 18 कैटेगरीज है, रजिस्ट्रेशन कराएं। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपया उनको, वो अच्छे से कारोबार कर सकें, किसी सेठ साहूकार के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये व्यवस्था मोदी जी ने की है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यदि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी है तो उन्होंने जो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सबसे महंगी बिजली आज दिल्ली में पड़ रही है। दिल्ली के जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। जो उनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है, चाहे वो 1 यूनिट बिजली ना जलाएं। अगर उनके पास 20 किलोवाट उनके पास है तो आप देखिए 270 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से उनको बिजली की कंपनियों को पैसा देना पड़ता है। तो बिजली तो सबसे महंगी है दिल्ली के अंदर। विदुड़ी जी, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। हम देश में हर तरह के मुद्दे देख रहे हैं, विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है, सरकार अपनी बातें कर रही हैं। दिल्ली में आकर लगता है चुनाव के मुद्दे बदल जाते हैं। यहाँ का मुद्दा है इंसुलिन नहीं मिल रही है, यहाँ का मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, यहाँ का मुद्दा है कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है, यहाँ का मुद्दा है आम आदमी पार्टी को आप खत्म करना चाहते हैं। अरे ये मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा है दिल्ली के अंदर कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लीडरशिप में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। ये इश्यू ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। अरे अरविंद के, अरे कौन पूछ रहा है उनको, तो पता नहीं क्या क्या उठाते रहते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल यदि अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने जो उनको राय दी है उस राय के अनुसार वो अपनी डाइट चेंज करें। यदि वो रोज़ मिठाई खाएंगे, देसी घी का हलवा खाएंगे, आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे और फिर शुगर चेक कराएंगे और ऊपर से केला भी खाएंगे, तो फिर शुगर चेक कराएंगे तो वो तो फिर शुगर ज़्यादा निकलेगी। तो इसलिए वो किसको, मतलब दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को क्या वो समझते हैं कि मूर्ख है क्या? अगर सर 3 बार आम खाया। मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर्स ने उनको आम खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, तली हुई चीज़ें खाने के लिए मना किया है। लेकिन अगर वो आम नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे और तो फिर उनका, वो लोगों को जो बताना चाहते हैं कि उनका शुगर का लेवल बढ़ गया, तो शुगर का लेवल अपने से बढ़ाते हैं। वो मेरी सुपरविजन में ज़रा मुझे दो जिम्मेवारी, मैं उनको बाजरे की रोटी खिलवाऊंगा, उनको ज्वार की रोटी खिलवाऊंगा। वो तो लगा ही है आरोप कि आप लोग सुपरविजन कर रहे हैं। काहे का सुपरविजन कर रहे हैं? हमें क्या जरूरत पड़ी उसके सुपरविजन करने की? अरे आपने जो कुछ किया है आप उसको भुगत रहे हैं। हमारा कोई ऐसी ना हमारी कोई मंशा रही है। खाली ये झूठे आरोप हमेशा लगाते रहते। पहले भी आरोप लगाया, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। जब हमने शिकायत की पुलिस कमिश्नर को तो भाग खड़े हुए, चीफ मिनिस्टर ने सहयोग नहीं किया, आतिशी अपने घर से भाग गई कि बताओ भाई कौन आपकी पार्टी को तोड़ रहा है। तो ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे। तो ये हिटलर से प्रेरणा लेते हैं। जब शराब नीति पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हो रही थी, आपका एक भाषण है
जो बहुत सोशल मीडिया में बार बार वायरल होता है, बार बार सामने आता है, जिसमें आप एक तरह से चेतावनी भी दे रहे थे और समझा रहे थे कि इस नीति को मत लाइए। अरे भैया, मैं 53 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं जो कानून कायदे हैं उनको भी अच्छे से समझता हूँ, जो हमारा मास्टर प्लान है वो क्या कहता है मैं उसको भी अच्छे से समझता हूँ। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या ब्लंडर किया उसको समझिए। अरविंद केजरीवाल ने नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, रिहायशी क्षेत्रों में, जहां हमारा मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वहाँ शराब के ठेके खोलने की अनुमति देते ही नहीं है, तो वहाँ उन्होंने 400 से ज़्यादा शराब के ठेके खोल दिए और शराब के ठेकेदारों से पैसा लिया उसके बदले में। मैं आपके इस पे कह रहा हूँ जी। आपको, मैं कोई अलग से चुपके से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं आप? अरे आरोप नहीं है भैया, ये सच्चाई है। आप नहीं खोल सकते हैं रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके। आपने मास्टर प्लान का वायलेशन किया, आपने कानून का उल्लंघन किया, और आपने कोई कानून का उल्लंघन ऐसे ही नहीं किया, उसके बदले में आपने शराब के ठेकेदारों से पैसा लिया। तो मास्टर प्लान जब आपको परमिट नहीं करता है तो आपने शराब के ठेके कैसे खोल दिए? जब कानून आपको परमिट नहीं करता है तो शराब के ठेके कैसे खुले? क्योंकि आपने शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लिया। अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेकेदारों का जो कमीशन 2% होता था वो 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है, सीधा सीधा आपने 2,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डाल दिया। हर साल 2,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा, तो सैकड़ों करोड़ रुपया उनको मिला है। शराब के ठेकेदारों ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो कमीशन बढ़ाया 6%, हमारी जेब में गया 6%, अरविंद केजरीवाल की जेब में गए। शराब के ठेकेदार कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तीसरी जो उन्होंने पागलपन किया, मैं पागलपन कह रहा हूँ, कि दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली और शराब बेचने का समय रात को 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। तो आपने कदम 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 पर कानून कायदा तोड़ा है। 140 करोड़ रुपया आपने सरकारी खजाने से निकालकर ठेकेदारों को दे दिया, जो देना ही नहीं बनता था। ये रिपोर्ट तो उन्हीं की सरकार ने दी है एलजी को कि ये सरकार के पार्ट में एक ब्लंडर हुआ है। तो सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जो कानून कायदे का उल्लंघन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके जब उन्होंने खोल दिए थे, मैंने उनको कहा इनको बंद कर दीजिए, इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए। हम रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे, हम अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए इसको वापस लीजिए। मैंने उनसे आग्रह किया और मैंने ये भी चेतावनी दी, यदि आप मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि आपने मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके, कानून का उल्लंघन करके शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर जो रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोले हैं, हम इनको बंद करवाएंगे। यदि बंद नहीं करवा पाए तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद से त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे, अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। हजारों महिलाएं हमारे पास आती थी, बिदुरी साहब रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खुल गए हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, गली गली में झगड़ा हो रहा है, आप लीडर ऑफ ओपोजिशन आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने तो दिल्ली के लोगों का दर्द अरविंद केजरीवाल के सामने रखा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अगर मेरी सुनी होती तो आज वो जेल में नहीं होते। आज दिल्ली को जो नई शराब नीति से 3,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है, वो घाटा दिल्ली को नहीं झेलना पड़ता। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो आपने लुटा दिया। तो आज उनके पास कोई जवाब है? कभी मेरे इन आरोपों का, मैंने ये आरोप, मैं कोई आपके चैनल पे नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तो ये आरोप दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर मैंने ये बातें कही हैं, लेकिन वो भाग खड़े होते हैं। आज तक मेरे एक आरोप का उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिल्ली में जितने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हमने उनसे बात की, वो एक बात कहते हैं कि शरद रेड्डी का नाम लेते हैं कि उसने 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, आप समझिए पूरा मामला क्या है। इस तरीके से उनका एक जवाब आता है। देखिए बात यह है, ये बातें जो मीडिया के सामने कह रहे, लोगों के सामने कह रहे, कोर्ट के सामने क्यों नहीं कहते हैं जाके? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाला जो हुआ है उसके मुख्य सरगना है। अब क्या बचा है भाई? हाई कोर्ट के पास आप गए ना जमानत के लिए, हाई कोर्ट का
फैसला क्या है, हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, यदि अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी भी लोक लाज होती तो उसी दिन उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं दक्षिणी दिल्ली में, हमने उनसे पूछा था त्यागपत्र का, तो उन्होंने कहा क्यों दें इस्तीफा, ईडी या सीबीआई के वोट से बने हैं क्या सीएम, पब्लिक के वोट से बने हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल ईडी और सीबीआई ने नहीं भेजा, जेल तो अदालत ने भेजा है। तो जो ये बार बार ईडी ने उनको जेल भेज दिया, सीबीआई ने जेल भेज दिया, केंद्र सरकार ने जेल भेज दिया, उसने जेल भेज दिया, इसने जेल भेज दिया, भाई जेल भेजने का अधिकार जो है वो कोर्ट के पास है, उनको कोर्ट ने भेजा है। और कोर्ट के पास उन्होंने अनेकों बार, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, अनेकों बार कोर्ट के पास इन्होंने जाके गुहार लगाई है, इनको कभी आज तक तो रिलीफ मिला नहीं है। तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया है और यदि ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि जो इनके ऊपर आरोप है उसमें सच्चाई है, तो फिर कोर्ट उनको रिलीफ क्यों देगा? कोर्ट ने दिया भी नहीं है, तो इनको लोकलाज है ही नहीं ना। अगर लोकलाज होती तो त्यागपत्र दे देते। अब मैं जरा दिल्ली के चुनाव पे लौटता हूँ। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, गठबंधन में चुनाव लड़ने का कितना इम्पैक्ट विधुड़ी जी को दिखाई देता है? देखिए, बात यह है 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवारों ने 57% से लेकर 60% वोट पाया जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को दिल्ली में 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। 70 मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा फिगर बता रहे हैं। मैंने बता दिया, जब रिजल्ट आएगा तो आ जाना आप मेरे घर पे यहीं, फिर हम मिलेंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे हम जी। तो 70% से ज़्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा। लोग कोई दूसरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जब जाते हैं तो लोग बस मोदी 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 जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, 400 पार, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं हमें सिंपैथी वोट मिलेगा, सहानुभूति वोट मिलेगा। तो बात यह है ना कि और भी 2-4 घोटाले और कर दीजिए और फिर कहिए कि हमने भ्रष्टाचार किया है और हमें लोगों का सिंपैथी वोट मिल जाएगा। अरे आप दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटोगे भी। आपने पूरी दिल्ली को स्लम बना दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया और उसके बाद आप कहते हो कि आपको सिंपैथी का वोट मिलेगा। काहे की सिंपैथी है? आपने कोई देश की सीमाओं पर जाकर जो है कोई छाती में गोली खाई है जो आपको सिंपैथी मिलेगी? बताओ तो सही। हजारों करोड़ रुपए का डाका डालोगे, कोर्ट आपको जेल भेजेगा और फिर आप कह रहे हो जी हमको सिंपैथी वोट मिलेगा। तो ठीक है, फिर तो सारे लोग इसी काम में लग जाइए, दिल्ली सरकार के खजाने को लूट लीजिए, उसके बाद कहिए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमें सिंपैथी वोट दीजिए। अरे सिंपैथी वोट उसको मिलता है जिसने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया हो। अरे मोदी जी के तो मैंने आपको 1 दर्जन काम बता दिए। अरविंद केजरीवाल और उसके एमएलए और उसके मंत्री एक ऐसा काम बता दें कि आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। एक काम तो बताएं। पूरी दिल्ली उन्होंने, जैसे मैंने कहा, बर्बाद करके रख दी है। सहीराम पहलवान जी से हमने पूछा था कि भाई विधायक बनाम विधायक है, उन्होंने कहा कि राम विधुड़ी जी जो हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष बन के कोठी में जाके बैठ गए, इलाके में तो पब्लिक के बीच में हम रहते हैं। देखिए, बात यह है, कोठी में तो उनके मंत्री भी रहते हैं, कोठी में तो उनके मुख्यमंत्री भी रहते हैं राजमहल में। यदि नेता प्रतिपक्ष को अगर सरकारी आवास दिया जाता है, और पहले भी जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके पास भी सरकारी आवास था, तो सरकारी आवास यदि मुझे मिल गया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं इस कोठी में बैठा रहूँगा। मेरी जितनी मूवमेंट होती है मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में, तो वो अपने मुख्यमंत्री के साथ मुझे कंपैरिजन करें कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में किन किन हिस्सों में जब कोरोना महामारी आई विजिट किया। जब कोरोना महामारी आई तो रामवीर सिंह विधुड़ी लोगों के बीच में था, बदरपुर क्षेत्र के लोगों के बीच में था। पका पकाया भोजन, कच्चा राशन, दवाई, ऑक्सीजन का सिलेंडर, किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना। जो लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे थे इनकी नालायकी की वजह से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना। इनसे पूछो ना, लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपनी विधानसभा में था, पूरी दिल्ली में लोगों के बीच में जाके मास्क बांट रहा था। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। अरविंद केजरीवाल बता दे, वो तो घर में छुप के बैठ गए। और रामवीर सिंह विधुड़ी तो
अपने विधानसभा क्षेत्र में हर रोज जाता है। वो पहलवान जी कह रहे हैं कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र है, बेचारे हैं, चला नहीं जाता, उनको परेशान किया पार्टी ने। अच्छा, पहलवान जी से कहो कि भाई चलो हम दोनों जो है इंडिकेट पे बुला लिए, दोनों दौड़ेंगे, कौन आगे निकलेगा तो पहलवान जी को पता लग जाएगा। आ जाओ, दोनों की दौड़ करा दीजिए। क्या विधुड़ी बनाम विधुड़ी में वोट हाँ, कटेगा क्या? आज रामवीर सिंह विधुड़ी जो है, मैं तो सुबह उठ के 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ। पहलवान जी बताए कितनी देर वॉक करते हैं। और आ जाए, अपना यहाँ पे बड़ा पार्क है लोधी गार्डन में, आ जाए, दोनों वॉक करेंगे। और कौन देर तक वॉक करता रहेगा पता लग जाएगा कि इसमें कितना स्टेमिना है और कितनी एनर्जी है। मुझे तो आज भी ऐसी फीलिंग होती है जैसे मैं 20 साल का लड़का हूँ, और सुबह से लेके सुबह अपना काम शुरू करता हूँ और 12-1 बजे तक अपना काम करता हूँ। पहलवान जी से पूछो कि आपने जब से चुनाव अनाउंस हुआ है, उनको तो मेरे से पहले कैंडिडेट घोषित कर दिया था, फरवरी में हो गए थे वो। पहलवान जी से पूछो कि भाई उन्होंने कितनी जगह गए हैं, कितनी सभाएं उन्होंने अटेंड की है। मैं तो कम से कम 400 छोटी बड़ी बैठकें कर चुका हूँ, और पूरी लोकसभा सीट पर हर कोने में गया हूँ। तो अब तो ये बात छुपाई नहीं जा सकती है। देखे जाके मेरे फेसबुक आईडी पे, देखे मेरे जाके ट्विटर हैंडल पे, पता लग जाएगा। उनके भी देख ले में है तो पता लगेगा कि इस उम्र में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ या पहलवान जी एक्टिव हैं। तो पहलवान जी, ये बात कि भाई जो उनके ओर से कहा जा रहा है, अभी पहलवान जी से मुझे ये शिकायत तो रहेगी कि भाई जो रामवीर सिंह विधुड़ी अभी 10 किलोमीटर चलता है और घोड़े की तरह चलता है, तो इतना जल्दी मुझे वो जरा ऐसा बेचारा ना कहे ऐसा, हाँ, वो और इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आए, लोधी रोड में आए दोनों। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा हैं, अकेले आपके पास झंडा है, आप अकेले विधायक हैं, 9 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इसका असर दिखेगा चुनाव में? अरे भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2019 में इनके 10 के 10 विधायक थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी ना। 7 की 7 सीटें हमने दिल्ली में जीती थी। उस समय तो हमारे पास केवल 3 विधायक थे। वो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस से गठबंधन है। मैं कहता हूँ कांग्रेस से गठबंधन था, आप उस समय की दोनों की वोट एक साथ जोड़ लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए, 56-57%। तो तब भी हम 57% से लेकर 60% वोट हमने पाया है। तो गठबंधन हो जाए तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना हो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों के कार्यकर्ताओं में कोई आपस में तालमेल नहीं है। अब जिस आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ये कहा हो कि सोनिया गांधी को सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं करती है, इसको अरेस्ट करे, कड़ाई से इसके साथ पेश आए, तो जो इन्होंने देश को लूटा है कि 1 मिनट में सारी चीज़ें उगल देगी। तो जो कांग्रेसी सोनिया गांधी को अपनी माँ मानते हैं और उनकी माँ के बारे में केजरीवाल जी ने क्या बोला है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो उनको तकलीफ़ देती है ना। अब कैसे आप इस बात को लोग कार्यकर्ताओं के दिल से निकालेंगे? आप शीला जी के लिए कहते थे कि इनके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है, मैं आऊँगा, इनको जेल भेजूँगा, इनको घसीट कर हम ले जाएंगे और जेल में ले जाकर बंद कर देंगे। तो ये इस तरह की जो हल्की बातें उन्होंने कही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं दिल्ली में शीला जी मुख्यमंत्री रही, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा जी भी कुछ समय के लिए रही। ये इतना टसल क्यों है? क्या आप लोग सहयोग नहीं करते हो? कहते हैं ना हमें काम करने दीजिए। भैया ऐसा है, मैंने इन सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। मैं 93 में पहली बार विधानसभा का मेंबर बना, जब मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जब खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव जी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का एलजी था। कभी भी खुराना जी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, एलजी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, दिल्ली स्मूथली चल रही थी। उसके बाद 1998 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, शीला जी चीफ मिनिस्टर बनी। तो उस समय सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ शीला जी का कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ, कभी कोई टकराव नहीं हुआ, कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं दिखाई दी, कभी एलजी के साथ कभी टकराव नहीं हुआ। जबकि उस समय
जो एलजी थे वो भाजपा की सरकार ने उनको एलजी बनाया था, तो एलजी के साथ कोई टकराव नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये टकराव करेंगे और कहेंगे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब इनसे पूछो भाई, अगर आज दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, आपने वायदा किया हम 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे, आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे, एलजी साहब क्या करेंगे? आपने कहा कि हम दिल्ली में पेरिस लंदन वाली सड़कें बनाएंगे, आज सड़कें टूटी पड़ी है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आज आप डीटीसी के लिए एक सिंगल बस नहीं खरीद पाए। आपने कहा था कि हम 15,000 बसें खरीदेंगे डीटीसी के लिए। आज डीटीसी पूरी तरह बर्बाद हो गई, 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। जल बोर्ड आज 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है, कभी 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। तो अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला, 76 स्कूल बंद हो गए, तो इसके लिए एलजी जिम्मेवार है क्या? आपने कहा हम 25 कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोल पाए, इसके लिए एलजी जिम्मेवार है क्या? आपने कहा कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेक फ्लाईओवर्स बनाएंगे, आपने कहा हम नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, आपने कहा कि हम 25 कॉलेज खोलेंगे, आप ना कोई एक हॉस्पिटल खोल पाए, ना कोई एक फ्लाईओवर बना पाए, ना कोई आप एक कॉलेज खोल पाए, तो इसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? ये तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है, इसमें किसी का कोई दखल ही नहीं है, इसकी फाइल भी नहीं जाती है एलजी साहब के पास, तो कैबिनेट उसमें सुप्रीम है। तो आपके पास विजन नहीं है, जो आपने दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट की है आप उसको पूरा नहीं करते हैं। आपका ध्यान केवल भ्रष्टाचार करना, केवल झूठ बोलना और केवल ये कहना कि हमने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे दी है इसलिए लोग हमारे गुलाम हैं, हमें वोट देंगे ही देंगे। अरे भैया अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ है ना, केवल कह रहे हैं अब एमसीडी भी हमारे पास है। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो कहा ना कि हम 1 साल के अंदर जो कूड़े के पहाड़ है इनको समाप्त कर देंगे। पूछो अरविंद केजरीवाल को, थोड़ी लोकलाज है? उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी, उनकी मेयर को भी। इन्होंने कहा ना दिल्ली के लोगों को, झूठ ये बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था क्या इनको कि आप ये भाषण दीजिए कि 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और नगर निगम जो है वो कूड़े के पहाड़ को हटा देगी? आप क्या कर पाए? आग लग रही है, दिल्ली प्रदूषित हो रही है पूरी। पहले एक बार आग लगी थी तो नगर निगम के ऊपर दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाया था, अब क्यों नहीं लगाया? भयंकर आग लगी है। तो ये जो कुछ बोल रहे हैं, अब लोगों का विश्वास पूरी तरह से इनसे उठ गया है। उसका कारण क्या है? कारण है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हो गई है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी। लोग दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं। अभी जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, 60% लोगों ने कहा हम दिल्ली छोड़ना चाहते हैं, दिल्ली बहुत प्रदूषित है, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो आपने पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया, सलम बना दिया, और फिर आप कहते हो मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अगर आपने यही रोना धोना करना है जिसको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा आएगा, इनको 5 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। आपका वनवास बहुत लंबा हो गया विधानसभा में। नहीं, कोई बात नहीं, हो गया है। अब लोगों ने देख लिया है ना, इनको 10 साल तक इनको समय दिया गया, इनको अवसर दिया गया, ये पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल हो गए। अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में भी मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली जो है विकास के मामले में दौड़ेगी, ये अब लोगों की इच्छा है। विधुड़ी जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए हैं। रामवीर सिंह विधुड़ी, नेता प्रतिपक्ष और दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हमारे साथ थे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव। आगे एक और एपिसोड में होगी किसी और प्रत्याशी से मुलाकात, तब के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।